Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart Eyes Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today I will discuss these topics from current affairs. नवंबर 18 और 19 दोनों डेज के लिए मैं इन टॉपिक्स को प्री-सिक्योर में डिस्कस करूंगा। तो हम आज का अगर एजेंडा डिस्कस करें कि आज क्या क्या टॉपिक्स हमारे प्री सिक्योर के सेशन में डिस्कस होने वाले हैं, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज शाहबानो केस। शाहबानो केस जिसे हम अपनी पॉलिटी के क्लासेस में या फिर हम जब भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं, जब भी हम इंडिया में विमेन्स राइट की बात करते हैं, तो शाहबानो जजमेंट ना उनमें एक बड़ा ही लैंडमार्क रोल प्ले करता है। अभी रिसेंटली इस पर बेस्ड इसी प्लॉट पर बेस्ड एक मूवी आई है, मूवी का नाम है हक, और वो मूवी अभी सिनेमा घरों में लगी है। हम मूवी की कहानी की बात नहीं करेंगे, हम इस मूवी के प्लॉट की बात करेंगे जो शाहबानो केस पर बेस्ड है। कैसे इसने विमेन राइट्स के लिए लैंडमार्क जजमेंट का काम किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ से, कैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे जिसको विमेन राइट एक्टिविस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया आगे जाकर। हम वो सारी बातें आज करेंगे डिटेल में। द सेकेंड टॉप वुड बी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जहां पे हम गल्फ नेशंस के बीच के कोऑपरेशन को देखेंगे। अब ये कोऑपरेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, स्ट्रेटेजिक नीड को फुलफिल करने के लिए, किस चीज के लिए, वो डिटेल्स आपको आगे मालूम पड़ेगा। द थर्ड वुड बी कैराकेल सिया घोष, स्पीसीज विच वर मेंशन्ड इन न्यूज। कई बार मैं तुम्हें बता चुका हूं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या डाउन टू अर्थ या बाकी किसी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या न्यूज पोर्टल्स पे जो स्पीसीज न्यूज में मेंशन रहते हैं ना, वो यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस के लिए एक फेवरेट टॉपिक होता है। आज हम उसे डिस्कस करेंगे। द फोर्थ वुड बी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट अभी रिसेंटली दिल्ली में एक टेरर अटैक हुआ, एक टेरर स्ट्राइक हुआ जिसमें बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई। भारत सरकार की एजेंसियां लगी हैं कि उन आतंकवादियों का जो भी समर्थन करते हैं उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब इन धमाकों में, इन टेरर अटैक्स में एक सब्सटेंस का यूज होता है। क्या है वो सब्सटेंस? अमोनियम नाइट्रेट। आज हम इसी अमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे कि क्या होता है ये अमोनियम नाइट्रेट, इससे रिलेटेड क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट है जो हमें अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी मालूम होना चाहिए। एंड देन द फिफ्थ टॉपिक वुड बी जीपीएस स्पूफिंग। देश ना मल्टीपल फ्रंट पर लड़ रहा होता है। एक तरफ हम टेरर अटैक्स देखते हैं जहां पे बम धमाके होते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जीपीएस सिस्टम के साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको कि हम यूज करते हैं अपने एयर ट्रैफिक में भी, उससे भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। जीपीएस स्पूफिंग बोला गया, हम इसको भी डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। सो दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडेज प्री सिक्योर। चलिए हम पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक है शाहबानो केस से रिलेटेड। जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे इन एक्ट्रेस को देख सकते हैं। दिस एक्ट्रेस सी इज प्लेइंग द रोल ऑफ शाहबानो, आप जिसे यहाँ पर अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हो। सो विद द अपकमिंग फिल्म, द फिल्म इज नाउ रिलीज्ड एक्चुअली, हक नाउ रिकॉलिंग द लैंडमार्क शाहबानो केस एंड व्हाट इट हेल्ड ऑन मुस्लिम वुमेन्स राइट। मुस्लिम ह्यूमन राइट्स को लेकर शाहबानो केस 1985 का, मतलब काफी पहले का ये केस है, 1985 का। तुम में से कई लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, खुद मेरा नहीं हुआ था, तो हो सकता है मेरे से सीनियर जो एस्पिरेंट्स हो उनका हुआ होगा, बट मोस्ट ऑफ यू, आपका जन्म तभी नहीं हुआ होगा तब का ये केस है, शाहबानो केस। एक बड़ा लैंडमार्क केस है। आइए हम इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। पहला स्टेटमेंट with reference to Sahabano case. In the Sahabano judgment, the Supreme Court held that Section 125 of the CRPC applies to all the citizens irrespective of religion. एकदम सही बात है। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सही साबित कर दी, फिर से क्लियर कर दी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी होता है उसका सेक्शन 125 हर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन को देखकर किसी भी भेदभाव के बिना हर सिटीजन के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए 125 इक्वली एप्लीकेबल है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा जजमेंट था। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ डाइवोर्स्ड वुमन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस आफ्टर द इद्दत पीरियड। एक्चुअली नॉट। अभी इद्दत पीरियड क्या है ये मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, पर तुम ये स्टेटमेंट भी पढ़ो ना। इस स्टेटमेंट में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है कि इस पीरियड के बाद एक मुस्लिम वुमेन अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम नहीं हासिल कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा जिससे वुमेन्स राइट कमजोर पड़े? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, कॉमन सेंस लगा कर दी। बाकी बिल्कुल वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये चीज मेंशन थी कि इद्दत पीरियड के बाद भी विमेन अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम अपने डाइवोर्स हस्बैंड से मांग सकती है। Third, Article 44, which mentions in the Uniform Civil Code, is a fundamental right enforceable by the court.
नो डियर, आर्टिकल 44 जो है ना, वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में मेंशन है। हम इसको यूसीसी के नाम से भी बुलाते हैं। एंड इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। ये कोर्ट में डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। थर्ड भी रॉन्ग हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा था हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर क्या होगा? ओनली वन, है ना। सिर्फ ये ऊपर वाला करेक्ट है, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए अब हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं शाहबानो केस का। तो 1978 में शाहबानो बेगम, एक 62-year-old मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन, वाज डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान। तो अहमद खान साहब ने अपनी बेगम शाहबानो बेगम को तलाक दिया आफ्टर 43 years of marriage and having 5 child। ठीक है। देन ही पेड हर ए स्मॉल मेंटेनेंस सम फॉर अ फ्यू मंथ्स बट देन स्टॉप्ड। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो इद्दत पीरियड था, ये इद्दत पीरियड कहलाता है कि तब तक ही जो वाइफ होती है डाइवोर्स के बाद वो हस्बैंड की लायबिलिटी रहेंगी एज पर इस्लामिक पर्सनल लॉज। यहाँ पर हम इस्लामिक पर्सनल लॉज की बात कर रहे हैं, बस उसका रेफरेंस दे रहे हैं। क्या सही क्या गलत वो ना हमारे आज के सेशन का पर्सपेक्टिव नहीं है, हम उसे कभी और डिस्कस करेंगे। हम बस यहाँ पर इद्दत की बात कर रहे हैं। तो इद्दत वो वेटिंग पीरियड होता है जो कहता है कि 3 months आफ्टर डाइवोर्स, बस इसी टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि वो जो विडो बोल रहे हैं, जब तक कि वो जो डाइवोर्स विमेन है वो रीमैरी नहीं कर सकती है, इसी इद्दत पीरियड के लिए हस्बैंड अपना मेंटेनेंस देगा। उसके बाद वो देने को लेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा नहीं है, इसके बाद भी विमेन्स अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती हैं। यही साहबानों ने पिटीशन डाला था कहां पर भैया? कोर्ट में। ठीक है। हस्बैंड ने और एक बात बोली, दैट ही हैड ऑलरेडी पेड हर मेंटेनेंस फॉर द पीरियड एंड आल्सो पेड द मेहर। मेहर का जो अमाउंट होता है, मतलब जब हस्बैंड अपने शादी के टाइम में अपनी वाइफ को जो अमाउंट पे करते हैं इस्लाम में, मेहर की जो परंपरा है, उसने बोला कि मैंने मेहर का भी सम वापस कर दिया है और इद्दत का जो पीरियड था 3 महीने का, मैंने मेंटेनेंस भी दे दिया था, इसलिए अब आगे मैं ऑब्लाइज नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि खबरदार, ऐसा नहीं है। सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी इज एप्लीकेबल ऑन साहबानो एज वेल। भले वो एक मुस्लिम वुमेन है, पर भारत का संविधान हिंदू मुसलमान देखकर नहीं फैसला करेगा। एंड दैट्स वाई सेक्शन 125 प्रोविजंस के अंदर आपको अब जो आपकी डाइवोर्स्ड वाइफ है, उनको अभी भी मेंटेनेंस के लिए जो भी क्लेम वो कर रही हैं, जो भी सही जस्टिफाइड मेंटेनेंस के लिए क्लेम होगा, आपको देना पड़ेगा इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड पास होने के बाद भी। मतलब 3 months का ये जो पीरियड है, इसके पास होने के बाद भी देना पड़ेगा। जज ने ये भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल 44 जो कि यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअली एक डेड लेटर बन गया है भारत में, जो कि डेड लेटर नहीं होना चाहिए था। ये 1985 की बात हो रही है। हमारे संविधान को बने लगभग 35 ईयर्स हो चुके थे। हमारा संविधान 1950 से जब से एप्लीकेबल है, 26 जनवरी से, तो 35 ईयर्स हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक अप्लाई हो जाना चाहिए था, या इसको अप्लाई करने के लिए एफर्ट डालना चाहिए था सरकार को, ताकि ये जो मुस्लिम विमेन है आज जो ये परेशानी फेस कर रही हैं, ये परेशानी ना हो। डीपीएसपी यूसीसी के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं, आर्टिकल 44 में मेंशन है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। एंड इट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। इसको डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकार इसको लेकर कानून नहीं बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक तीर से दो निशाने किए। सबसे पहले तो उन्होंने जो मुस्लिम विमेन थी उनको बराबरी का हक दिलवाया, साथ ही साथ सरकार को भी बोला कि क्या तुम सो गए हो यूसीसी के मामले पर, जाओ देखो और किस तरह से विमेन्स को लेकर या डिफरेंट ग्रुप्स को लेकर बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है, इसके बारे में आप डिबेट करें। यूसीसी के बहुत सारे पहलू हैं, उसको डिबेट करने की जरूरत है, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार चेताया था, एक बार फिर से आगाह किया, है ना, एक बार फिर से वार्न किया सरकार को कि आप देखिए इस चीज को। हालांकि कई मुस्लिम ग्रुप्स लाइक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने भी इस चीज का अपोज किया। कई पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल गोल्स सही करने के लिए जो मुस्लिम मेल कम्युनिटी थी, उनको अपने वोट बैंक के लिए यूज करने के लिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। एंड यहाँ पर सरकार का क्रिटिसिज्म किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने जो स्टेटमेंट लिया, जो एक्चुअली स्टेप लिया ना, वो विमेन के पक्ष में नहीं था। उन्होंने क्या पास कर दिया? द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, एंड सो ही कैंसल्ड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, इस एक्ट को बनाकर कैंसिल कर दिया। क्या बोल दिया उन्होंने कि जो डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है उनको मेंटेनेंस मिलेगा, बट ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। ये तो गलत था, उन वुमेन्स के साथ सरासर नाइंसाफी थी।
आखिर इद्दत पीरियड के बाद अगर वो सपोज उनके पास अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? उन्होंने जो वो 40 साल या 10 साल, 5 साल, 20 साल जो भी दिया अपने हस्बैंड के लिए, अगर उन्होंने उस टाइम में कोई भी इकोनॉमिक अपने लिए सेल्फ सफिशिएंसी नहीं बनाई तो फिर उनका क्या होगा? इस चीज के लिए राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया। वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट ने, चाहे वो फीमेल हो या मेल है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपने पॉलिटिकल दबाव में आकर आपने मुस्लिम मेल ग्रुप को वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुस्लिम वीमेन से ये अधिकार छीन लिया था। ठीक है, चलिए, जहां पर क्रिटिसाइज करना होता है बिल्कुल करना चाहिए, जहां तारीफ की बात है तो हम तारीफ भी करते हैं, जैसे उनका स्टेप श्रीलंका में पीस स्टेब्लिश करने के लिए। खैर, करंट लीगल स्टेटस की बात करें तो 2001 का डेनियल लतीफी केस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 लॉ को फिर से रिव्यू किया और बोला दैट द पेमेंट मेड ड्यूरिंग इद्दत मस्ट बी रीजनेबल, कि अगर इद्दत के ड्यूरेशन में ही, ये जो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, वहां पर भी आपको एक ऐसा अमाउंट देना पड़ेगा जो कि रीजनेबल हो। ऐसा नहीं कि आप बस 3 महीने का सोचें और आगे की पूरी 30 साल की जिंदगी विमेन को बड़ी दिक्कत से गुजारनी पड़े, राइट। फिर 2017 का शायरा बानो केस आता है। अभी हम जिस केस को पढ़ रहे थे वो कौन सा केस है? वो शाह बानो केस है ना। हम शाह बानो जी के केस के बारे में पढ़ रहे थे और 2017 में कौन सा केस आया? शायरा बानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक इंस्टेंट डाइवोर्स जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, राइट। 2024 मोहम्मद अब्दुल समद केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल क्लैरिफिकेशन दिया। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? दैट द मुस्लिम वुमेन नाउ हैव टू चॉइसेस, she can use the secular law section 125 of the CRPC for monthly payments, मतलब बाकी हिंदू women's की तरह या बाकी religious group के women's की तरह now they can claim the maintenance from their divorced husband, और दूसरा क्या है? she can use the 1986 Muslim law for a one time lump sum payment, ये वाला डेनियल लतीफी केस वाला जो था ना, कि एक टाइम का एक अच्छा लंप सम पेमेंट मिल जाए, रीजनेबल लंप सम पेमेंट मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी अच्छे से चल सके। क्लियर है अभी डिटेल? वेरी गुड, आगे चलते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पर चलते हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, अच्छा एक और बात, अभी मैंने तुम्हें शाह बानो केस के बारे में बताया, शाहरा बानो केस के बारे में बताया। एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, एक सिविल सर्वेंट बनने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिटेल्स को समझना है ना। किसी भी ग्रुप का मौकरी करना, किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट अपने अंदर कोई भी हेट्रेड पालना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बार बार मैं तुम्हें अवेयर करते रहता हूँ, ये पॉलिटिशियंस का काम है, उनको अपनी दुकान चलाने दो, तुम इन सब में कभी मत फंसना। हम अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पर आते हैं, जीसीसी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी क्या बोल रहा है? इट अप्रूव्स द लैंडमार्क वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम। आप यहाँ पे एक एयर कैरियर भी देख सकते हो, एमिरेट्स का है ना, एयर कैरियर एमिरेट्स का। तो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, कौन कौन से देश इसके मेंबर है अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। इट अप्रूव्स द लैंडमार्क वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम, वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम अप्रूव करता है। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, द जीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली इन रिस्पांस टू द रीजनल इनस्टेबिलिटी फॉलोइंग द इरानियन रिवॉल्यूशन एंड द ईरान इराक वॉर। बिल्कुल, इस रीजन में, गल्फ रीजन में जब इनस्टेबिलिटी हो रही थी ना, रीजनल इनस्टेबिलिटी, तो एक काउंसिल बनाया गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, कि सारे ये गल्फ नेशंस आपस में मिलेंगे और इस इनस्टेबिलिटी को दूर करने का काम करेंगे। इनस्टेबिलिटी किस वजह से अराइज हो रही थी? इरानियन रिवॉल्यूशन एंड ईरान इराक वॉर की वजह से। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, द सुप्रीम काउंसिल ऑफ द जीसीसी कंपोज्ड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स इज इट्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। फॉरेन मिनिस्टर क्यों हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी जब हेड ऑफ द स्टेट है ही तो? रॉन्ग। थर्ड, रियाद सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जीसीसी सेक्रेटेरिएट। ये एकदम फैक्ट है, सिंपल सा याद कर लो। रियाद जो है वो जीसीसी का सेक्रेटेरिएट है। बाय द वे, रियाद कहां पर पड़ता है? ये जरा वर्ल्ड मैप खोलना और ढूंढना रियाद कहां पर है। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। कौन से करेक्ट स्टेटमेंट थे? 1 एंड 3। आंसर क्या होगा? 1 एंड 3 ओनली। चलिए, सो जीसीसी के वन स्टॉप सिस्टम को देखते हैं, फिर मैं तुम्हें जीसीसी के बारे में भी बताऊंगा कौन कौन से देश जीसीसी के मेंबर है। सो व्हाट इज द वन स्टॉप सिस्टम? वन स्टॉप सिस्टम जीसीसी का क्या कहता है? ये बोलता है गल्फ सिटीजन्स को अलाउ करता है दैट नाउ यू कैन हैव इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड सिक्योरिटी चेक एट अ सिंगल चेक पॉइंट। जैसे कि इनका जो कम्युटेशन होगा ना, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल मतलब जीसीसी कंट्रीज के बीच का जो ट्रेवल होगा, कम्युटेशन होगा, वो इजी हो जाएगा। वो एक ही पॉइंट पे इमिग्रेशन चेक, कस्टम चेक, सिक्योरिटी चेक, तीनों चीज करवा सकेंगे। यूजुअली जब हम एयर नेटवर्क के थ्रू, एयर कैरियर्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो हमें ना अलग अलग चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक अलग होता है, अगर सपोज हम इमिग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं तो इमिग्रेशन चेक अलग होता है, कस्टम्स वालों का चेक अलग होता है। इसमें टाइम भी जाता है और ना साथ ही साथ लोगों के लिए भी परेशानियां होती हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने बोला कि सिंस हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैं तो सारे गल्फ सिटीजन्स अब एक सिंगल पॉइंट से ही चेक कर सकेंगे। इससे ये जो 6 जीसीसी मेंबर है, कितने मेंबर्स हो गए? 6।
सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, कतर, ये जो 6 जीसीसी मेंबर्स होंगे, इसके अलावा और बाकी जो नेशंस है हमारे जीसीसी के, इनके लिए ट्रेवल कर पाना, ये सारे मेंबर यहाँ पे लिखे, बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। चलिए, इनके लिए ट्रेवल कर पाना ज्यादा इजियर हो सकेगा। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर। सिंपल सी बात है, जब ये ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेवल कर सकेंगे तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक बूस्ट भी होगा गल्फ रीजन का, सिक्योरिटी भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी, कल्चरल एंड सोशल टाइज भी इन देशों के बीच में इंप्रूव होंगे, क्योंकि ज्यादा एक दूसरे के देशों में ट्रेवल कर सकेंगे ये लोग। जिस इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1981 में हुआ, जब इराक ईरान वॉर के वजह से और ईरानियन रिवॉल्यूशन की वजह से गल्फ रीजन में इनस्टेबिलिटी आ रही थी। दैट्स व्हाई इस इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे नेशन साथ में आते हैं और जीसीसी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जीसीसी की, वो उनके हेड ऑफ स्टेट को मिलाकर बनती है, जिसका नाम है सुप्रीम काउंसिल। फिर आता है मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। ये क्या करता है? इट प्रोपोजेस द पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम काउंसिल। मतलब हेड ऑफ स्टेट जीसीसी के जो होंगे, सुप्रीम काउंसिल के जो मेंबर हैं, वो डिसीजन लेंगे और उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वाला ग्रुप, मिनिस्ट्रियल काउंसिल। फिर उसके साथ एक सेक्रेटेरिएट जनरल की बॉडी भी होती है, जो सेक्रेटेरिएट, इनका जो सेक्रेटेरिएट डिसाइड किया गया है, ये हेडक्वार्टर रियाद, उनका वर्क देखने का काम करता है। चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्पीसीज सियागोश और कैरेकल व्हिच वाज मेंशन्ड इन द न्यूज। आप यहाँ पे देख सकते हो डेक्कन हेराल्ड का एक न्यूज दैट रेयर एशियाटिक कैरेकल स्पॉटेड एट रामगढ़ इन राजस्थान, जैसलमेर। वाह, राजस्थान, ढोरा वाली धरती की याद आ गई, कॉलेज का याद आ गया, जैसलमेर। यहाँ पर एक रेयर स्पीसीज देखा गया, रेयर एशियाटिक कैरेकल। वैसे ये एशिया के लिए रेयर है, अफ्रीका में इसके नंबर काफी ज्यादा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जरा न्यूज क्लिपिंग यहाँ पर भी देखो, क्या लिखा हुआ है? वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडियाज ग्रासलैंड, मतलब कभी एक टाइम था, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, नॉट इन मुंबई, वंस अपॉन ए टाइम इन इंडियाज ग्रासलैंड, जहां पे ये स्पीसीज हमें इजीली दिखता था, हैड नॉट नियरली वेनिस्ड, मतलब अब काफी कम हो चुका है। चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट। इन इंडिया द कैरेकल इज प्राइमरली फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अभी हम धोरो वाली धरती राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान गुजरात के रीजन में बिल्कुल ये स्पीसीज हमको प्राइमरली मिलता है। Second, despite being critically endangered in India, it is classified as endangered on the IUCN Red List. नहीं, एक्चुअली आईयूसीएन ग्लोबली ना इसको इंडेंजर्ड भी नहीं रखता है, इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखने का काम करता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में इसके नंबर्स काफी ज्यादा है। सो ओनली वन इज करेक्ट। कॉमन, ये रहा आपका वो स्पीसीज, आप ये स्पीसीज को देख सकते हैं। इसको सियागोस भी बुलाया जाता है इंडिया में, सियागोस है ना, इंडियन नेम है इसका। कॉमन नेम कैरेकल है, राइट, या डेजर्ट लिंक्स के नाम से बुलाते हैं। दिस इज नेटिव टू अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले रीजन। पॉपुलेशन स्टेटस की बात करें तो इंडिया में कभी काफी ज्यादा नंबर में दिखता था, पर अभी इसके नंबर काफी कम हो चुके हैं। आईयूसीएन ग्लोबली इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखता है, दो इन इंडिया इट इज इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी। ये ना डिफरेंस हो सकता है कि आईयूसीएन के ग्लोबल लिस्ट में कोई और स्टेटस हो और किसी पर्टिकुलर नेशन में, जैसे हमारे देश में इसका नंबर काफी कम है, तो यहाँ पे इसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसे रखा गया। फिजिकल फीचर्स वगैरह की बात करें तो इसका अपीयरेंस जो है मिड साइज्ड कैड है, राइट। डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इसका लॉन्ग ब्लैक टफ्ट्स ऑन इट्स ईयर, मतलब इसके इसके जो कान होते हैं ना, ये जो कान है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ये जो हेयर निकला हुआ है, देख रहे, ये जो हेयर निकला हुआ है कान के ऊपर भी ऐसे है, इसलिए इसको सिया गोश्त बुलाया जाता है। इस वजह से इसका नाम पड़ता है क्या? सिया गोश्त। एबिलिटीज क्या है? दे आर रिमार्केबल प्रेडेटर्स, प्रेडेटिंग का काम करते हैं। ऑब्वियसली अब जब एक ग्रास लैंड में मिलेंगे ना, तो जो भी स्पीसीज, एक चीज देखो, याद रखो कि अगर कोई स्पीसीज हमको ग्रास लैंड में मिल रहा है, तो ग्रास लैंड में ना शिकार करने अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपका पेट भरेगा। प्रीडोमिनेटली दे आर नॉक्टर्नल एंड हाईली इल्यूसिव। मेजर थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस के वजह से ग्रासलैंड खत्म हो रहे हैं, एंड ग्रासलैंड खत्म होने के वजह से बाकी जो भी इनका प्रे होता था, मतलब छोटे छोटे हिरन्स को मारने का काम करना, रोडेंट्स को पकड़ने का काम करना, वो प्रे भी खत्म होते जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग द थ्रेट। इंडिया में इसका नंबर बहुत ही कम हो चुका है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अमोनियम नाइट्रेट, एन एक्सप्लोसिव। The Times of India is saying that ammonium nitrate mixture used in 5 blast in Mumbai and not in Mumbai only. अभी दिल्ली में भी जो ब्लास्ट हुए वहां पर भी अमोनियम नाइट्रेट को यूज किया गया था। तो अमोनियम नाइट्रेट कई जगहों पर ऐसे ब्लास्ट के लिए, टेरर अटैक्स के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इसके कुछ कंट्रोल्ड यूजेस भी हैं, वो हम देखेंगे।
पहला स्टेटमेंट, प्योर अमोनियम नाइट्रेट डज नॉट एक्सप्लोड ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर्स अ सेपरेट एक्सेलरेटर टू बिकम वोलेटाइल। एकदम सही बात है। जो प्योर अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, वो खुद ही एक्सप्लोड नहीं करता है। ऐसा कई सब्सटेंसेस के साथ होता है। जैसे सिंपली देखो, क्या है कि जो पेट्रोल हम यूज करते हैं अपने गाड़ी में, है ना, उस पेट्रोल को हमने ऐसे सिंपली एक सपोज बाटी में लेकर एक कटोरे में रख दिया, तो क्या उसमें खुद ही आग लग जाएगा? नहीं ना। उसमें आग लगाने के लिए हमें माचिस की तीली की जरूरत होगी। कुछ उसी तरह अमोनियम नाइट्रेट का है कि ये खुद ही विस्फोट नहीं करता है। इसको एक सेपरेट एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो इसको वॉलेटाइल बनाता है एक्सप्लोड होने के लिए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। Any mixture containing more than 45% ammonium nitrate is legally classified as an explosive under the Explosive Act of 1884। बिल्कुल, अगर किसी भी मिक्सचर में, एक्चुअली इसका यूज फर्टिलाइजर वगैरह में भी किया जाता है, लेकिन 45% से कम रखा जाता है अमोनियम नाइट्रेट का कंपोजिशन, क्योंकि अगर 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का कंपोजिशन बढ़ा दिया गया, तो उस कंपोजिशन को, उस मिक्सचर को हम एक्सप्लोसिव कैटेगरी में डाल देते हैं। Okay. Third, the mixture of ammonium nitrate and fuel oil, known as ammonium nitrate fuel oil (ANFO), can detonate without the need for a primary explosive। Again, incorrect। करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो हम बोल रहे हैं ना, अमोनियम नाइट्रेट और किसी भी फ्यूल ऑयल का मिक्सचर, इसको एक प्राइमरी एक्सप्लोसिव की जरूरत फिर भी पड़ेगी, तब जाके डेटोनेशन पॉसिबल होता है। खुद ही डेटोनेट नहीं होगा। Fourth, the Petroleum and Explosive Safety Organization is the authority. Petroleum and Explosive Safety Organization is the authority responsible for issuing license for ammonium nitrates manufacture, storage and transport। Yes, correct। ये वो स्टेटमेंट है। हाउ मेनी पूछ रहा था करेक्ट के लिए, कितने करेक्ट हो चुके हैं? 1, 2 एंड 3। आंसर क्या होगा? ओनली 3। हाउ मेनी? अमोनियम नाइट्रेट, यहां देख सकते हो पैकेट्स में अमोनियम नाइट्रेट। सो अमोनियम नाइट्रेट एक वाटर सॉल्युबल लिक्विड है, वाटर सॉल्युबल सॉलिड है, लिक्विड नहीं, वाटर सॉल्युबल सॉलिड है, जिसका क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं? इट इज क्लासिफाइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डुअल यूज सब्सटेंस बोला जाता है। डुअल यूज मतलब इसको वेपनाइज तो किया ही जा सकता है, बट साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी, मतलब लेजिटिमेट यूज भी पॉसिबल है और वेपनाइजेशन भी, इसका वेपनाइजेशन भी पॉसिबल है। जब मिक्सर में 45% से ज्यादा कंटेंट बढ़ जाएगा, तो वो वेपन्स के रूप में यूज होगा, और जब 45% से कम है, तो फिर वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डुअल यूज सब्सटेंस। याद रखिएगा, ये डुअल यूज सब्सटेंस यहां से सीखने को मिला। थ्रेट एंड वेपनाइजेशन की बात करें तो नॉन एक्सप्लोसिव अपने प्योर फॉर्म में होता है, देख चुके हैं, वोलेटाइल मिक्सचर है, राइट। फ्यूल ऑयल के साथ मिलाते हैं तो हम इसको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक एक्सप्लोसिव ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है, बता चुका हूं मैं इसका। मिसयूज की हम बात करें तो टेरर ग्रुप, टेररिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं लोगों की जान लेने के लिए, आईईडी के फॉर्म में, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के फॉर्म में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो अनफॉर्चुनेट अटैक से हम लोग गुजरे हैं, 2019 का पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, दिल्ली टेरर अटैक, इन सब में आईईडी या अमोनियम नाइट्रेट को यूज किया गया। बट इसके कुछ लेजिटिमेट यूजेस भी हैं। लेजिटिमेट यूज क्या? एग्रीकल्चर में यूज करना, फर्टिलाइजर के रूप में, जैसे बताया था मैंने। इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के लिए इसको माइंस में यूज किया जाता है, पहाड़ों पे यूज किया जाता है पत्थर तोड़ने के लिए, पर वो सब कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के लिए। उसको भी अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जाए तो कभी कभी पहाड़ों पे भी अगर विस्फोट होता है, या ट्रक जो इस चीज को कैरी कर रहा होता है उसमें विस्फोट होता है, तो जान जाती है। ठीक है, चलिए इंडिया में रेगुलेशन की बात करें तो इंडिया में रेगुलेशन के लिए वी हैव अमोनियम नाइट्रेट रूल्स। लीगल क्लासिफिकेशन, इसको 45% से ज्यादा कंपोजिशन होने पे एक्सप्लोसिव एक्ट एक्सप्लोसिव डिक्लेयर कर देता है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए लाइसेंस इशू करने का काम, इसके मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइसेंस इशू करने का काम कौन करता है? पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरेज रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज इन पॉपुलेटेड एरिया इज प्रोहिबिटेड अंडर द 2012 रूल्स। मतलब लार्ज क्वांटिटीज में आप पॉपुलेटेड रीजन्स में इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉपुलेटेड रीजन में स्टोर किया गया और अनफॉर्चुनेटली ही सही, एक्सीडेंटली ही सही, अगर कहीं से आग लग गया, कोई एक्सप्लोसिव, सेकेंडरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आ गया, तो काफी जान माल की नुकसानी हो सकती है। हालांकि देखो, एक नोट याद रखिए, द क्लासिफिकेशन डज नॉट अप्लाई टू कंपोजिट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम विच अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। ये कौन सा नोट है? यहां मैंने क्या बोला कि किसी भी मिक्सचर में 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट ना नहीं अलाउड होगा, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? एक्सप्लोसिव। लेकिन अगर कोई फर्टिलाइजर है, कंपोजिट फर्टिलाइजर है, जहां से अमोनियम नाइट्रेट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उस केस में 45% से ज्यादा भी अमोनिया का, वहां पे अमोनियम नाइट्रेट का प्रेजेंस अलाउड होता है।
अब ये इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार चैलेंजेज आते हैं रेगुलेटरी बॉडीज को। क्या चैलेंजेज आते हैं कि अब सपोज कोई फर्टिलाइजर बनाया गया जहां पर अमोनियम नाइट्रेट 45% से ज्यादा है। सॉरी, अमोनियम नाइट्रेट का कंपोजिशन 45% से ज्यादा है, बट कंपोजिट फर्टिलाइजर के फॉर्म में, जिससे कि हम अमोनियम नाइट्रेट को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक्सप्लोसिव के रूप में यूज नहीं करेंगे। अब दूसरा कंसर्न ये अराइज हो जाता है कि इसके एनवायरमेंटल रिस्क क्या है। सो दैट्स व्हाई एनवायरमेंटल रिस्क को भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ये एक अदर चैलेंज है। एक्सप्लोसिव के फॉर्म में भले यूज ना हो, बट एनवायरमेंटल रिस्क जरूर पोज करता है। फिफ्थ टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज जीपीएस स्पूफिंग, जिसके वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी चैलेंजेस हुए। यहां आप देख सकते हो द हिंदू क्या बोल रहा है, व्हाट आर द थ्रेट्स फ्रॉम जीएनएसएस स्पूफिंग। आज हम इसको पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, जीपीएस स्पूफिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग काउंटरफिट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, वही जीएनएस जिसको मैंने बोला, सिग्नल्स दैट ओवरपावर जेन्युइन सैटेलाइट सिग्नल्स। बिल्कुल, जो जेन्युइन सैटेलाइट सिग्नल्स है ना, इसको स्पूफ करना, इसके काउंटरफिट, इसके सिंपली बोले तो डुप्लीकेट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, जिससे जो प्लेन्स हैं वो प्लेन एक्चुअली में ट्रेवल करने के टाइम में कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया जाना कहाँ है, जाना था चांद, पहुंच गए चांदनी चौक। ये दिक्कत होता है। जैसा कि मान लो आपने जीपीएस पे सर्च किया, अपने कार में अपने बाइक में लगाया कि भैया हमको चांदनी चौक ले चलो, और गलत सिग्नल के वजह से चांदनी चौक के बजाय तुम चांद बाजार, चांद मारी पहुंच गए। चांदनी चौक दिल्ली में, चांदमारी गुवाहाटी में, कितना दिक्कत हो जाएगा। गुवाहाटी कहाँ, दिल्ली, आप चांदमारी जाना चाहते थे, पहुंच गए चांदनी चौक। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हम मजाक में बात कर रहे हैं कि हम चांदमारी जा रहे थे, चांदनी चौक पहुंच गए। अगर एरोप्लेन्स के केस में ऐसा हुआ ना, तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, जो करने की कोशिश अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे की गई थी। GPS spoofing can mislead an aircraft's navigation system even when satellites are functioning normally. Yes, it is possible. Third, modern aircraft are completely protected from GPS spoofing. Spoofing नहीं completely protected है, ठीक है। इनकरेक्ट ढूंढ रहा था, पहले वाले दोनों करेक्ट थे, इनकरेक्ट कौन सा है, बी, 3 ओनली। So GPS spoofing is simply counterfeiting, or simply making the simply trying to emit or transmit fake satellite navigation signals, फेक सैटेलाइट्स नेविगेशन सिग्नल्स ट्रांसमिट करना, जिससे नेविगेशन सिस्टम फ्लाइट्स के केस में यूज किया गया, खराब हो जाए। यही जीपीएस स्पूफिंग है। कैसे वर्क किया जाता है, सिग्नल इंजेक्शन से, मतलब काउंटरफिट या फेक सिग्नल्स एमिट किए जाते हैं, रिसीवर्स लॉक लगाकर। जो कोई फ्लाइट है, कोई एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन का जो रिसीवर सिस्टम है ना, जो जो सिग्नल्स को रिसीव करने का काम कर रहा है, एटीसी से दिए जाने वाले, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दिए जाने वाले सिग्नल को रिसीव करने का काम कर रहा है, उसको खराब कर दो, ताकि वो लेजिटिमेट सिग्नल को रिसीव ही ना कर सके, पोजिशन मैनिपुलेशन करके। पोजिशन मैनिपुलेशन मतलब कि द स्पूफर, स्पूफर मतलब जो फेक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, ही और सी ड्रिफ्ट द फॉल्स सिग्नल्स, स्लोली पुलिंग द कंप्यूटेड पोजीशंस अवे फ्रॉम द ट्रू। मतलब जो एक्चुअल आपका लोकेशन है, आपको जाना था चांदनी चौक, वो क्या करता है ना, फॉल्स सिग्नल दिखाकर चांदनी चौक से थोड़ा दूर नई दिल्ली लेकर चला जाता है ना। तो इसके वजह से ना पोजीशन मैनिपुलेशन होता है, और एक्चुअली आपने जहां लैंड करना था, जहां पहुंचना था, वो चीज डिसाइड नहीं कर पाता है हमारा नेविगेशन सिस्टम। दिस इज जीपीएस स्पूफिंग। यही जीपीएस स्पूफिंग है, जो कि यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाया गया। इंपैक्ट इसका क्या है मॉडर्न एयरक्राफ्ट पे, तो जो हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट सिग्नल्स होते हैं ना, मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो ग्लोबल नेविगेशन पे वर्क करते हैं, उनको करेक्ट सिग्नल की जरूरत होती है। जैसे हम भी सपोज हमें एक एग्जैक्ट एड्रेस मालूम नहीं है, तो हम जीपीएस पे एड्रेस डालकर और फिर जाने का काम करते हैं। अगर हमारे एयरक्राफ्ट को ये करेक्ट सिग्नल ना मिले, तो नेविगेशन के चैलेंजेस आते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि वो क्रैश हो जाए, सेफ्टी इश्यूज अराइज होते हैं, सिस्टम इंटीग्रिटी, पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने का चांस रहता है, एंड पायलट्स का बेचारों का वर्कलोड बढ़ जाता है, साथ ही साथ की सेफ्टी रिस्क भी। पायलट क्या, पूरे के पूरे हमारे जो एरोप्लेन में हमारे पायलट्स के साथ बाकी जो टीम रहती है ना, एयरप्लेन पे टीम, चाहे हमारे एयर होस्टेसेस हैं उनकी टीम रहती है, सबके लिए एक बड़ा ही चैलेंज अराइज हो जाता है। पैसेंजर्स के लिए तो सेफ्टी इशू है। सिर्फ स्पूफिंग और जैमिंग के बीच भी एक डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। स्पूफिंग मतलब क्या करना, इमिटेट करना, है ना, या डुप्लीकेट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, या डिसेप्शन करना, धोखा देना। जैमिंग का मतलब होता है जाम लगा देना। शाम को जब हम इंस्टीट्यूट से घर जाते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, तो जाम लगा हुआ नहीं रहता है, वही जैमिंग होता है। स्पूफिंग के केस में क्या किया जाएगा, आपको फेक सिग्नल्स ट्रांसमिट किया जाएगा, चांदनी चौक की बजाय चांदमारी का सिग्नल। जैमिंग के केस में आपको चांदनी चौक जाना है, लेकिन सिग्नल ही नहीं दिया जाएगा, तुम लटक के बीच में कि भैया जाना कहाँ था। यही डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने इसको मैकेनिज्म, इफेक्ट और थ्रेट लेवल के रूप में समझा रखा है। यू शुड रीड इट वंस।
चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 नवंबर का पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बेस्ड था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक, जो कि उनकी बायोग्राफी भी कंसीडर की जाती है, इज रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब ऑटोबायोग्राफी के रूप में कंसीडर लोग करते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा था? 1942 से लेकर 45 के बीच, जब वो अहमदनगर फोर्ट में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहां पर जब वो अरेस्ट थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ना, जिन लीडर्स को जहां पकड़ा गया, जहां पर वो मिले, वहीं पर डाल दिया गया था जेल बनाकर। जैसे गांधी जी को कहां डाला गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री जिन जिन बैचेज में मैंने कराया है, बताओ मुझे, गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कहां पर बंदी बनाकर रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट महाराष्ट्र में रखा गया था। यहीं पर उन्होंने ये बुक लिखी थी, अपने पूरे एक्सपीरियंसेस लिखे थे, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इट ट्रेसेस द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू द फाइनल ईयर्स ऑफ ब्रिटिश राज। बिल्कुल सही। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वेद का एग्जाम्पल दिया, उपनिषद का एग्जाम्पल दिया, तभी तो हमने वसुधैव कुटुंबकम को एक्सेप्ट किया, तभी हमने सत्यमेव जयते अपना नेशनल मोटो बनाया। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने आगे फिर अशोक का एग्जाम्पल दिया कि अशोक के धम्म के रास्ते पर चलते हुए आजाद भारत की नींव रखी जा सकती है। इन्होंने फिर ब्रिटिश राज के टाइम में क्या क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस है उसका भी मेंशन किया। मतलब एंशियंट हिस्ट्री से लेकर पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक 1945 तक की पूरी कहानी इन्होंने इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक में लिखी थी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था BIS बेस्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। पहला स्टेटमेंट, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन 2017। बिल्कुल, ये एक्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 का है, जो कि 2017 से इफेक्ट में आ जाता है। फॉर्मली BIS को हम ISI के नाम से जानते थे। ये पाकिस्तान वाला ISI नहीं है, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। बाद में इसको फॉर्मलाइज किया गया, एक एक्ट के थ्रू BIS के नाम से लॉन्च किया गया। Second be correct. It is responsible for harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and for matters and works। यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे सिंपल, आप जो अपने सर पे हेलमेट पहनते हो ना, है ना, बाहर गाड़ी से जाते हो, बाइक से जाते हो, साइकिल से जाते हो, तो जो आप हेलमेट पहनते हो, उस हेलमेट की भी क्वालिटी चेक करने के लिए BIS मार्क्स होते हैं या ISI मार्क्स पहले होते थे। पहले टीवी पे जब हम लोग DD नेशनल देखते थे ना, उसमें एक ऐड आता था, बिना ISI मार्क वाले हेलमेट ना पहने, शायद अभी भी आता होगा। तो ये क्वालिटी चेक करने का काम BIS नाम का इंस्टीट्यूशन करता है। बिल्कुल सही है यहाँ तक, बट नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करने का काम करता है, इसलिए थर्ड गलत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर नहीं। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 1 and 2 ओनली, है ना। थर्ड वॉज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक अफेयर्स के अंदर काम करता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर नहीं। सो 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली, ए। अब ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। ब्लू लाइन न्यूज में मेंशन था, ब्लू लाइन क्या है? जैसे हम डूरंड लाइन की बात करते हैं, रेड क्लिफ लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे ये कौन सा लाइन है ब्लू लाइन? पढ़िए, वर्ल्ड मैप को देखिए, आंसर कीजिए। और दूसरा, ये रुको थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। दूसरा, ये आइलैंड ग्रुप है, तो अभी मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए, तो दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है सेनकाकू आइलैंड्स पर, विथ रेफरेंस टू सेनकाकू आइलैंड, ये भी न्यूज में मेंशन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये सेनकाकू आइलैंड कहां पर है? वर्ल्ड मैप का ये क्वेश्चन। दूसरा वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है ब्लू लाइन के ऊपर। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्ल्ड मैप बेस्ड हो गए। ठीक है, जिससे आपके वर्ल्ड मैप का भी रिवीजन होता रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्री सिक्योर के सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।